जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर में हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का मैं पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी चल रहा है त्योहार और त्योहार में आदमी घर के साथ समय बिताता है, एंजॉय करता है, अपने पड़ोसियों के यहाँ आता है, जाता है, मिठाई पहुँचाता है। साथ ही साथ दीपावली में सबसे बेहतरीन चीज़ पटाखे फोड़ता है ना, जिसमें काफ़ी खूब जो है मनोरंजन करता है व्यक्ति। तो इस बीच में पढ़ाई करना थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि रोज पढ़नी चाहिए अपने एक्नॉलेजमेंट के लिए, सिर्फ माइंड फ्रेश करने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि देश विदेश में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे 21, 22 और 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आज है भाई दूज। तो आप सभी भारतवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और आसपास क्षेत्रीय जितने भी मेरे दोस्त हैं, बंधु हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो देख सकते हो आप, मेरे भाई जैसा दूजा कोई नहीं, इसी को कहा जाता है भाई दूज। ठीक है, चलिए आज की पॉजिटिविटी पे नजर भी डालते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, मैं हमेशा आप सभी को कहता हूं कि शिक्षा कभी भी जाया नहीं जाती और अभी आपके पास समय है। अपने समय को अपने शिक्षा के प्रति अच्छे तरीके से समर्पित होकर उसको समय दीजिए। आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसलिए काबिलियत पे ध्यान दीजिए, काबिल बने, कामयाबी के पीछे मत भागिए। देखे होंगे ना 3 इडियट में। ठीक है, चलिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का चौथा प्रारूप चालू हुआ है। ये कौन सा फॉर्मेट है? टेस्ट 20, 80 ओवर को होगा, एक दिन में कंप्लीट। ठीक है, चलो, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि धर्म चक्र प्रवर्तन होता क्या है। हमने देखा था महापरिनिर्वाण, अर्थात गौतम बुद्ध जी का जो है मृत्यु। ठीक है, उसके बाद हमने गौतम बुद्ध जी के जन्म के बारे में जाना और यह है गौतम बुद्ध जी का क्या बोला मैंने, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन से तात्पर्य है मेरे प्रिय साथियों, जब गौतम बुद्ध जी ने अपने ज्ञान को, अपने अंदर प्राप्त ज्ञान को लोगों के बीच उतारा या लोगों के बीच उस उपदेश को दिया जो ज्ञान वो प्राप्त किए थे। आसान भाषा में पहली बार गौतम बुद्ध जी ने जब उपदेश दिया था, बताया था कि आखिरकार मंझिम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग है क्या, जिसकी वजह से हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी ही जो है हमें क्या बताता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब कुछ फैक्ट्स देख लें। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए और 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब बात यह आती है मेरे प्रिय साथियों कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई होगी। पीपल वृक्ष का बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे इन्होंने जो है पहला उपदेश दिया था अपना। गौतम बुद्ध जी जब महज 29 वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग दिए थे ना,
तो वो बहुत कठिन तप करते थे, अर्थात बहुत कठिन तपस्या। और उस कठिन तपस्या में एक महिला आई और उनसे कही कि हे मनुष्य, तू जिस प्रकार से तप कर रहा है, ये तप करना तुझे बहुत लंबे समय तक ज्ञान को प्राप्त नहीं करने देगा। कहीं ना कहीं मनुष्य के मन के जो विकार है वो उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से वो भटकता है। तो गौतम बुद्ध जी ने पूछा, माता मैं करूं क्या? अर्थात गौतम बुद्ध जी ने सलाह ली और उसने कहा कि अगर किसी चीज को ज्यादा कस के खींचोगे तो वो फट जाएगा, और किसी चीज को अगर ज्यादा कस के दबाओगे तो वो प्रेस्ड हो जाएगा। अगर किसी चीज को सामान्य रूप से पकड़े रहोगे तो वो रास्ता जो है, वो जो क्रिया है, वो काफी लंबे समय तक चल सकती है। अर्थात जो मंझिम प्रतिपदा की मैंने बात की, मध्यम मार्ग की जो मैंने बात की, उसका उपदेश सबसे पहले कौटिन्य एवं उनके साथियों के बीच साझा किया था गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, बताओ निरंजना नदी कौन सी है? चलो, IFA शील्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है मोहन बगान, मोहन बगान सुपर जाइंट। अगर आप इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन या आपका क्या नाम बताया मैंने, IFA फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में नहीं जानते तो आप कुछ नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाएं। पूर्वोत्तर राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल है इसमें। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इस क्षेत्र में इसका काफी ज्यादा प्रभाव है। भारत देश में 3 प्रमुख कप है। पहला नंबर है डूरंड कप, क्या बोला मैंने? डूरंड कप, जो कि सबसे पहले हुआ था। दूसरा है ट्रेडर्स कप, और तीसरा है ये IFA शील्ड आपका आयोजन कलकत्ता में आयोजित कराया जाता है। मोहन बगान जो है वो ईस्ट बंगाल को हराई है। ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच में काफी तगड़ा मैच होता है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में कलकत्ता गया था, सॉल्ट लेक स्टेडियम में रुकाया गया था। उस क्षेत्र में मैंने इसका प्रभाव देखा। मैं भी नेशनल खेलने के लिए गया था, फुटबॉल का नहीं, क्रिकेट का, लेकिन रुकने के लिए उसी हॉस्टल को दिया गया था। तो मैंने फुटबॉल का जो क्रेज देखा, जो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जो फुटबॉल का क्रेज है, आप उसको देखेंगे तो काफी खुश हो जाएंगे। तो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जो है बहुत ही शानदार टीम है, और ये प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी जिसमें मोहन बगान ने जीता है। 21वां खिताब है ये मोहन बगान का, 2003 में इसको जीता था। 6 टीमों ने भाग लिया था और 1893 में IFA शील्ड चालू हुआ है। ठीक है, चलते। हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? कौन बना है? तुवालू। ठीक है, आलू नहीं, तुवालू। तुवालू ओशनिया महाद्वीप। अब ये कौन सा महाद्वीप हो गया सर? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ओशनिया महाद्वीप एक ही है। ठीक है, बेसिकली अगर एकदम परफेक्ट सेंस से देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही ओशनिया ही महाद्वीप कहा जाता है। इसमें है लगभग 9 द्वीप है शायद तक के, इसमें ऐसे कुछ है। हाँ नहीं, हाँ 9 द्वीप से बना हुआ है। 11,000 जनसंख्या है यहाँ की। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, इसके 1400 सदस्य है, और ये सदस्यता क्यों करता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का रक्षा करने के लिए, जिसमें एजेंसी, राज्य, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, ये सब शामिल है, जिसमें तुवालू क्या है, शामिल हो गया है 90वां सदस्य के रूप में, संप्रभु सदस्य अर्थात देश के रूप में। इसकी राजधानी है तुवालू की फुनाफुटी। क्या है?
ऐसा राजधानी को हमारे छत्तीसगढ़ में बोल देंगे तो कहा ऊटा फूटी 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 का रथेगा, ऐसे करके तो ऊना फूटी। हाल ही में निम्न में से कौन सा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है ताकाइची, सोने ताकाइची। ठीक है, क्या नाम है? सोने नहीं भाई, साने ताकाइची। इन्होंने 1993 में अपना प्रोफेशन एक एंकर के रूप में स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद अगर इनकी उपलब्धि को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1993 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जापान की संसद मतलब निचले सदन में चुनाव जीता था। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। और राष्ट्रपति, ठीक है, ये 3 से संसद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संसद का। इसमें 125 वोट उच्च सदन में मिला है, 237 वोट जो है निम्न सदन में मिला है। ताकाइची जो है वो टेलीविजन एंकर थी, मैंने बताया है। ताकाइची कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है इन्होंने। ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शासनकाल में ओकिनावा और उत्तरी क्षेत्र के मामलों में मंत्री बनी थी। ताकाइची, साने ताकाइची, बार बार ताकाइची इसलिए कर रहा हूं कि आप याद कर लो। जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची। जापानी येन चलता है यहाँ, येन। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को झारखंड स्थित अपने 1600 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड जोड़ने की मंजूरी दी है? अडानी पावर लिमिटेड भारत सरकार से संस्था चलाना सक्षम नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर ये प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में जाएगा तो उत्पादन अच्छा होगा, लचीलापन दिखाई देगा, उपयोग क्षमता बढ़ेगी, बेहतर होगी, भू राजनीतिक जोखिम कम होगा और इसमें अडानी पावर लिमिटेड जो है वो इसमें आपका विद्युत उत्पादन करेगी। ठीक है। यह कनेक्शन कहलगांव ए मैथन बी 400 केवी लाइन की लाइन इन लाइन आउट LILO व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। मतलब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और सरकारी रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सरकारी ना करके प्राइवेट किया जा रहा है ताकि अच्छा उत्पादन हो सके। ठीक है। तो बोलोगे बिजली महंगा हो जाएगा, तो सरकार दे रही है किसी को तो वो अपना काटेगा, बिजली को महंगा कर देगा। ठीक है। अडानी पावर लिमिटेड अदानी समूह का है, गौतम अडानी संस्थापक है, शेर सिंह भी ख्यालिया इसके CEO है, 1996 बना है, अहमदाबाद में मुख्यालय है। अडानी, चलो अडानी जी को बधाई। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा बाली में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA अर्थात ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? कुल वन क्षेत्र में 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। और ये कैसे? आओ देखते हैं। अब कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 90वें स्थान पर पहुंच गया भारत। पिछले मूल्यांकन पे 10वें स्थान पर था, एक स्थान बढ़ गई है हमारी स्थिति। वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि दर देखें तो दुनिया में 3रे स्थान है। वन क्षेत्र वृद्धि दर अर्थात वन क्षेत्रों की वृद्धि हुई है, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम जैसी योजना चली है ना, और इसके माध्यम से भारत में वनों का क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न रिवीजन के रूप में है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। चंडीगढ़ में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। 5वां 5th नंबर में 5th जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 से
5 दिसंबर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग डीपी वर्ल्ड ने कौन सी संयुक्त पहल चालू की है? वी राइज वुमेन इंटरप्रेनर्स रिमेनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस। हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, मिंडा है ना, मिंडा नहीं कर देना, मिंडा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऐसे कर रहा था तो ऐसे मत बोल दे सर आप भी ट्रांसजेंडर बन गए क्या? नहीं भैया प्रभु, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? चलो बताओ। प्रश्न है, सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।